डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अपन प्रैक्टिकल वे में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सहायता से अंशों के हरण एवं निर्गमन से संबंधित लेखांकन तथा कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये बात समझने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुने। क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है उसका सॉल्यूशन भी आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है उसको ध्यान से देखें और उसके बाद ये लेक्चर अटेंड करने के जस्ट बाद में आप अपनी बुक से, आपके पास जो भी पुस्तक है, बुक है, उसमें से इस प्रकार के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करके और उसका अभ्यास कर लेवें, प्रैक्टिस कर लेवें, ताकि ये टॉपिक आपके अच्छे से तैयार हो जाए। क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए गंभीरतापूर्वक ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल वे में हरण और पुनर्निर्गमन का लेखांकन आप इस लेक्चर के बाद बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस लेक्चर को पूरा अटेंड करें, पूरा सुने और उसके बाद प्रैक्टिस भी कर लें। तो आइए अपन बात करते हैं हरण एवं पुनर्निर्गमन के क्वेश्चन की। हरण एवं पुनर्निर्गमन के संबंध में प्रश्न। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 5,000 इक्विटी अंश निर्गमित किए थे। इसका मीनिंग ये हुआ कि कंपनी के कुल शेयर 5,000 जो इशू किए गए हैं, एक अंश का अंकित मूल्य 100 रुपए, 100 रुपए वाले यानी अंकित मूल्य हो गया 100 रुपए, जिन पर 75 रुपए प्रति अंश मांगा जा चुका था। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड कितने हैं? 5,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले, लेकिन कॉल्ड अप कितना है, मांगी गई राशि कितनी? अभी 5,000 अंशों पर 75 रुपए, बाकी के 25 रुपए की जो अंतिम मांग या द्वितीय मांग है वो कंपनी ने अभी की नहीं है, तो 75 रुपए मांगा गया है। एक व्यक्ति ने जिसके पास 200 अंश थे उसने केवल 40 रुपए प्रति अंश का भुगतान किया। कंपनी ने मांगे कितने? 75 रुपए, लेकिन उस व्यक्ति ने चुकाए कितने? 40 रुपए, यानी 75 माइनस 40, 35 रुपए का भुगतान उस व्यक्ति ने नहीं किया एक अंश पर। और उस व्यक्ति के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 200 अंश। उसके अंशों का हरण कर लिया गया। तो ध्यान क्या रखना है, कितने अंशों का हरण कंपनी कर रही है? उस व्यक्ति के पास जितने थे, और उस व्यक्ति के पास कितने थे? 200। इसका मतलब यह हुआ कि कुल 200 अंशों का हरण किया जा रहा है। उनमें से आधे अंश 65 रुपए प्रति अंश 75 रुपए प्रदत्त मानते हुए पुनर्निर्गमित कर दिए गए। मतलब उनमें से, अर्थात 200 अंशों का जो हरण हुआ है उसमें से आधे यानी 100 अंशों को राम को दोबारा इश्यू किए जा रहे हैं, पुनर्निर्गमित किए जा रहे हैं, री इश्यू किए जा रहा है। और 75 रुपए का अंश मानते हुए करते हैं। 75 रुपए पूर्ण प्रदत्त, हालांकि अंश तो 100 रुपए का है, लेकिन कंपनी ने अभी 75 रुपए मांगे हैं, इसलिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 75 रुपए प्रदत्त मानते हुए कर रहे हैं। अर्थात 25 रुपए की अंतिम मांग जब की जाएगी तो राम से भी कर ली जाएगी। लेकिन राम को कितने अंश री इश्यू हो रहे हैं? 100 अंश हो रहे हैं। और एक अंश के लिए कंपनी के पास कितना रुपया आएगा? 65 रुपया आ जाएगा। 65 रुपए प्रति अंश में पुनर्निर्मित कर रहे हैं। अब करना क्या है, ये तो प्रश्न हुआ। आपको जर्नल प्रविष्टियां देनी है और संबंधित मदों को चिट्ठे में प्रदर्शित करना है। अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो 8 नंबर का पूछा जा सकता है। तो अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं डिटेल में। ये सॉल्यूशन यानी हल। सबसे पहले ये कैलकुलेशन आपको वहां दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अगर दिखा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन सारी आपको समझनी पड़ेगी। जब तक ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी तब तक हम
एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो कैलकुलेशन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं वो है कि हरण किए गए अंशों पर मांगी गई राशि, कितनी राशि कंपनी ने मांगी है, क्योंकि जितनी राशि मांगी जाती है उतनी राशि को शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। याद क्या रखना है कि हरण की प्रविष्टि में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और शेयर कैपिटल अकाउंट कितनी राशि से डेबिट होता है, जितनी राशि कंपनी के द्वारा मांगी जा चुकी है उस राशि से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो प्रश्न में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 75 रुपए प्रति अंश मांगा गया है। तो एक अंश पर 75 रुपए, तो 200 अंशों पर कुल 15,000 रुपए मांगे गए हैं। ये 15,000 रुपए का क्या करेंगे, हम शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। दूसरी बात आपको जो तय करनी है इस प्रश्न के माध्यम से कि बकाया राशि कितनी है। बकाया राशि जो है उसको कॉल अकाउंट में, या अलॉटमेंट की बकाया है तो अलॉटमेंट अकाउंट में, फर्स्ट कॉल की बकाया है तो फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्रेडिट करना है। यहां इस प्रश्न में हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो अलॉटमेंट की बकाया है या कॉल की, फर्स्ट कॉल की बकाया है, तो इसलिए हम केवल कॉल अकाउंट लिख देंगे। तो बकाया राशि कितनी हुई, 75 रुपए में से 40 रुपए प्रति अंश का तो भुगतान उसने कर दिया था, तो बाकी के रहे 35 रुपए। तो 200 अंशों पर 35 रुपए के हिसाब से 7,000 रुपए बकाया है। इस 7,000 रुपए का क्या करेंगे, हम 7,000 रुपए कॉल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तीसरी बात, चुकाई गई राशि। जितनी राशि अंशधारी ने अब तक चुका दी है वो राशि उसकी जब्त हो जाती है, यानी जब्त यानी फॉरफिटेड हो जाती है, तो उसको फॉरफिटेड करना है। कितनी राशि चुकाई है, 40 रुपए प्रति अंश चुकाई है, तो 40 रुपए जब्त हो जाएंगे। 200 अंशों पर 40 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए जब्त हो जाएंगे। इस जब्त राशि को फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कंपनी का लाभ हो गया, कंपनी को फायदा हो गया कि जो राशि अंशधारी ने पहले चुकाई थी वो अब उसे वापस नहीं लौटानी है। तो इन तीनों राशियों की सहायता से 15,000, 7,000, 8,000 ये राशियां हमने कैसे कैलकुलेट की है ये ध्यान से समझना है। और इन तीनों राशियों की सहायता से अब हम हरण की प्रविष्टि कर देंगे। तो अब हरण की प्रविष्टि क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कौन से शेयर हैं, प्रश्न में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर के नाम से ये एंट्री कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे एंट्री बनेगी। एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर हरण की प्रविष्टि, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। राशियां कितनी आ गई, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 15,000 रुपए कहां से आए, ध्यान में आ रहा है, 15,000 रुपए कंपनी ने अब तक मांगा है पैसा 75 रुपए और 200 अंशों पर। टू शेयर कॉल अकाउंट में जो बकाया राशि है 7,000 रुपए बकाया, एक अंश पर 35 रुपए बकाया है। टू शेयर फॉरफिटेड ये 8,000 रुपए जब्त की गई राशि जो अंशधारी ने चुका दी है वो जब्त हो रही है। तो ये हरण की प्रविष्टि कर ली। दूसरी एंट्री हमें करनी है पुनर्निर्गमन। अब पुनर्निर्गमन की हम देखते हैं कि पुनर्निर्गमन पर अंशों का प्रदत्त मूल्य कितना माना जा रहा है। जितना प्रदत्त मूल्य माना जा रहा है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। देखिए हरण के समय कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो वापस पुनर्निर्मित करते समय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितनी राशि से, जितना प्रदत्त माना जा रहा है। तो 100 अंश पुनर्निर्मित कर रहे हैं और 75 रुपए प्रदत्त मान रहे हैं, इसलिए 7,500 रुपए कैपिटल अकाउंट में आएंगे। प्राप्त राशि, पुनर्निर्गमन पर जो राशि प्राप्त हो रही है वो बैंक अकाउंट में डेबिट। जब भी रुपया प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी राशि कि 100 अंशों पर 65 रुपए के भाव से, 65 रुपए में पुनर्निर्मित कर रहे हैं, इसलिए 6,500 रुपए बैंक में आ जाएंगे। देन उसके बाद बट्टा, पुनर्निर्गमन पर बट्टा, और पुनर्निर्गमन का जो बट्टा होता है वो हमेशा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो एक अंश 75 रुपए का प्रदत्त माना गया, 65 रुपए में री इश्यू कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए प्रति अंश बट्टा दिया जा रहा है। 100 अंशों पर 1,000 रुपए बट्टे के हो गए। इन तीनों राशियों की सहायता से ये एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 6,500 रुपए, ये 6,500 रुपए जो हमने यहाँ कैलकुलेट किए थे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट
1000 रुपये, ये 1000 रुपये जो बट्टे की राशि हमने कैलकुलेट की है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो प्रदत्त मूल्य है 7500 रुपये, ये भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ये 7500 रुपये यहाँ आ रहे हैं। तो इस तरीके से पुनर्निर्गमन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब पुनर्निर्गमन के पश्चात जो हरण खाते का शेष है उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। पुनर्निर्गमन के पश्चात हरण खाते का शेष कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो चूंकि हमने 100 अंशों का पुनर्निर्गमन किया है, इसलिए 100 अंशों पर जब्त राशि कितनी है पहले तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। कुल जब्त राशि थी 8000 रुपए जब्त हुए 200 अंशों के लिए, तो इंटू 100 के लिए कितने हुए, ये कैलकुलेशन का तरीका 8000 डिवाइड बाई 200 अंश इंटू 100 अंश, कि 200 अंशों का भाग लगा दिया तो एक अंश पर जब्त राशि आ गई, इंटू 100 अंशों पर कुल 4000 रुपये जब्त हुए। इस 4000 रुपये में से पुनर्निर्गमन पर बट्टे के रूप में राशि काम में ले ली हमने 1000 रुपये, शेष बच गया 3000 रुपये। ये 3000 रुपये जो शेष बचा हुआ है, उस 3000 रुपये की शेष राशि को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ एंट्री कर दी हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और राशि कितनी आ गई, ये 3000 रुपये। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब लास्ट जो कैलकुलेशन है कि शेष जो 100 अंशों से संबंधित हरण खाते का शेष है कितना, 4000 100 अंशों का, और शेष जो बचे हुए हैं वो भी 4000। उस हरण खाते के शेष को 4000 रुपये को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब कैसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत 5000 कंपनी के कुल अंश थे, जिसमें से 100 अंशों का हरण हो गया, तो 4900 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹75 पेड अप, तो 4900 इंटू 75 के हिसाब से 3,67,500 रुपये इस कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस बचा हुआ है। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कितना बचा है कि जिन अंशों को अभी तक पुनर्निर्मित नहीं किया है, और वो है 100 अंश, उन 100 अंशों का 4000 रुपये, तो टोटल हो गया 3,71,500 रुपये। यानी शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 3,71,500। 3,71,500 कौन से फंड में आ रहा है, शेयर कैपिटल, ये कैपिटल है, ठीक है, ये कैपिटल। उसके बाद नंबर बी में आता है रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, ये हमने जो ट्रांसफर किया था ये कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व सारा आ गया यहाँ। कैपिटल रिजर्व में 3000 रुपये, टोटल बैलेंस शीट का हो गया 3,74,500 रुपये। तो इस तरह से इस प्रश्न में जो दी हुई थी सूचना, उस सूचना के आधार पर इस तरीके से हम काम करेंगे। कुल मिलाकर के एंट्री तो हमारे पास इतनी बनी है कि ये प्रश्न है, इस प्रश्न की एक एंट्री तो बनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल टू शेयर फॉरफिटेड, दूसरी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल, और तीसरी एंट्री बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन कैलकुलेशन बहुत समझने की ज़रूरत है, और आशा है कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। अब समझ में आया कि नहीं आया, ये चेक करने के लिए आपको अपनी बुक से क्वेश्चन हल करके देखने हैं, और यदि कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है। यदि समझ में आ रही है सारी चीज़ें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।